नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यूपीटीटी के लिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कवर करेंगे। लगभग 80% कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से लगभग 2 अंक के उम्मीद है मुझे कि जो आपका पेपर है उसमें 2 अंक के प्रश्न आएंगे इसी एक वीडियो से। मैंने जितने भी 20-21 वीडियो ही बनाई, अगर उसको भी आप देख लेंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, तो उस 20-21 वीडियो को देखने के बाद ही आपको कम से कम 12-15 नंबर का आसानी से कर ले जाएंगे। आप देखिएगा और पेपर देकर आइएगा, मिलाइएगा। आपका सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से मैंने मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि आप लोग वीडियोस को देखते ही नहीं थे। लेकिन इस उम्मीद से कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल है। मैंने फिर आज एक वीडियो अपलोड की है, हाथ से ये आपकी बार न लिख कर मैंने कंप्यूटर से टाइप किया है और उसके आपके सामने रखा है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पर आते हैं। वॉइस मतलब वर्ब का ही रूप होता है। ठीक है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, अगर आप इसको गूगल में भी सर्च करेंगे तो यही लिख कर आएगा जो मैंने अभी यहाँ पर सामने लिखा है। एक्टिव वॉइस में क्या है कि सब्जेक्ट जो होता है ना, किसी वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है वही प्रमुख होता है, उसी की इम्पोर्टेंस होती है। जब उसके द्वारा कार्य किया जाता है तो एक्टिव वॉइस कहते हैं, यानी वर्ब का वह रूप जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो, सब्जेक्ट सक्रिय हो, उसे फ्रेंड्स कहते हैं एक्टिव वॉइस। और अगर सब्जेक्ट सक्रिय ना हो बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, वाक्य में ऑब्जेक्ट प्रमुख बन जाए, तो ऐसे में वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, जैसे मैंने किसी लड़के को पीटा। ठीक है, तो मैं एक सब्जेक्ट हूँ और मैंने किसी को पीटा। ठीक है, मैंने किसी को पीटा, मैं किसी ऑब्जेक्ट को पीटूंगा। ऑब्जेक्ट मतलब वो होता है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। तो मैंने बच्चे को पीटा। ठीक है, यहाँ बच्चा एक ऑब्जेक्ट है और मैं एक सब्जेक्ट हूँ। यहाँ ये साफ एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है क्योंकि मेरे द्वारा बच्चे को पीटा गया है ना। लेकिन अगर यही बात मैं इस तरह से कहूँ कि बच्चे को पीटा गया, कुछ इस तरह से, यानी कि यहाँ पर अब प्रमुखता बच्चे को दी जा रही है, सब्जेक्ट को नहीं। जिसने कार्य किया उसने नहीं। बड़ी बात यह है कि बच्चे को पीट दिया गया। एक तो बात यह है कि मैंने बच्चे को पीटा, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट मैं हूँ और मेरे द्वारा एक कार्य किया जा रहा है, किसी बच्चे को पीटने का कार्य। उतनी इंपॉर्टेंस यहाँ बच्चे को नहीं है, यहाँ पर मेरे द्वारा एक मतलब सिंपल सा सेंटेंस है। लेकिन अगर बच्चे को पीटा गया या बच्चे को पीटा जा रहा है, यहाँ पर बच्चा ऑब्जेक्ट है, उसको उस पर पीटने का कार्य कोई कर रहा है, लेकिन उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को पीटा जा रहा है, यहाँ पर ये हो गया पैसिव वॉइस। तो सिंपल सी बहुत आसान सी चीज़ है कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो, जो उसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, वाक्य में मुखिया हो। और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट पर ही कार्य कर दिया जाए। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की प्रमुखता होती है किसी सेंटेंस पर। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ही इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो यहाँ पर देखिए वह कपड़ों को धो रहा है। किसे धो रहा है? क्लॉथ्स, कपड़ों को। अब यहाँ पर कपड़ों को धोया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर है द क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर, ये कोई और वाक्य है, कपड़ों को उसके द्वारा धोया गया। ठीक है, तो यहाँ अब आप देखेंगे एक बार तो वह कपड़ों को धो रहा है, एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे आ गया है। तो ये जो है एक रूल है एक्टिव से पैसिव बनाते समय, ये अभी हम रूल को कवर करेंगे। तो एक चीज़ और देखिएगा, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और उसका केस भी बदल जाता है। जैसे किसी भी प्रोनाउन का 2 नंबर होता है, 2 केस होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर पॉजेसिव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ ही अगर एक सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो हिम होगा। जैसे मतलब ये है कि मैं उसे पीटता हूँ या मैंने उसे मार डाला, आई किल्ड हिम या हर। यहाँ पर सी नहीं कह सकता, आई किल्ड सी नहीं कह सकता क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट हो गई, उसको मैंने मार डाला तो एक ऑब्जेक्ट है हर। तो आई लाइक्ड हर, आई लाइक्ड देम, सी लाइक्ड मी। तो जब हम वर्ब के बाद लिखेंगे तो इस केस को लिखेंगे, समझ रहे हैं? मेन वर्ब के बाद ये और सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ये। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। वॉइस बदलते समय सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर रखते हैं। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लिखकर आपको समझा रहा हूँ। ऐसे ये है आई लाइक हर, तो जब मैं इसकी पैसिव वॉइस बनाऊंगा फ्रेंड
ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव है, यहाँ पर सब्जेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ऐसे ये से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस भी आप पढ़े हैं तो इसको जान जाएंगे, सब्जेक्ट है वर्ब में फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ जैसे ये नहीं लगाया क्योंकि ये आई है, तो ये आई लाइक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या होगा, ये जो हर है ये आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, यही होता है, ये हर आगे आकर आ जाएगा सी, यानी ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। यही तो इसकी बात है पैसिव वॉइस की। अब ये टेंस के अकॉर्डिंग, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इज लगेगा और फिर लाइक्ड लगेगा, LIKED लाइक्ड, और ये आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, लेकिन इसके पहले लगेगा बाई, तो हो जाएगा सी इज लाइक्ड बाई मी। ठीक है, आई, अभी मैं आपको एक बार और बताऊंगा आगे। देखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर एक दूसरे से इस तरह क्रॉस बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, एक चीज़ क्लियर। आगे देखिए, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसके पूर्व ज़्यादातर हम बाई का प्रयोग करते हैं, हालांकि जब अकॉर्डिंग टू कंडीशन अन्य प्रीपोजिशन में लगते हैं, जैसे इन लगता है, टू लगता है, लेकिन 80% केसेस में आपको बाई दिखाई देता है। जैसे इन्होंने लिखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई या अन्य कोई प्रीपोजिशन लगता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इस बात को याद रखिएगा। जब भी आप किसी पैसिव वॉइस को बनाएंगे, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दे दिया उसने, और उसके बाद 3-4 उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया और 4 विकल्प दिया है, अब उसको आप एलिमिनेट करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए कि थर्ड फॉर्म नहीं है किसी वर्ब में, तो उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी पैसिव बनाएंगे तो उसमें जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस तभी बनाया जाएगा जब ऑब्जेक्ट हो, अगर पैसिव वॉइस बनाना हो आपको ऑब्जेक्ट ही ना हो तो फिर समस्या हो जाता है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस का बेस ही होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जब रहेगा तभी आप इसका पैसिव वॉइस बना पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं फिर से समझाता हूँ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब आप अगर टेंस पढ़े हैं इसके पहले की वीडियोस पे मेरी, अभी मैंने एक दो दिन पहले ही वीडियो बनाई थी टेंस की कंप्लीट, उसमें मैंने बताया था, तो ये स्ट्रक्चर देखेंगे जब आप, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब में SEIS या फिर ऑब्जेक्ट। ये इस स्ट्रक्चर को आप याद रख लीजिए। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ डू या डज नॉट लगेगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर यही चीज़ पैसिव में आपको करना है, नेगेटिव को पैसिव में बदलना है, तो क्या होगा, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट, फिर आपको क्या करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है, फिर क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव है इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई का प्रयोग करना है, और ये जो सब्जेक्ट है ये पीछे आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ रहे हैं, देखिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इसको पहचानेंगे कैसे, तो कहेंगे देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ वर्ब है, दिखाई दे रहा है, और वर्ब में SEIS रहेगा तब जब कोई एक वचन सब्जेक्ट रहे, जैसे ही सी रहे आई के साथ, वैसे इस लगता नहीं है। तो अब इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो इन्होंने देखिए आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एकदम क्लियर है। आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में जो ऑब्जेक्ट है, मैं क्या लिखता हूँ भाई, एक पत्र लिखता हूँ, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेकर आ जाइए, ए लेटर हो गया, और उसके बाद इज या एम या आर। ठीक है, तो अब ए लेटर है तो इज हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भाई वर्ब है राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, WRITTEN। ठीक है, WRITTEN, और उसके बाद क्या है, बाई है, तो बाई लिख दीजिए। सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है आई, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नहीं पीछे आ जाएगा, तो आई का बन जाएगा मी, तो आपने क्या बनाया, अ लेटर इज रिटन बाई मी। क्या आपको समझ में आया फ्रेंड? देखिए मैं एक और आपको समझा रहा हूँ एक्टिव पैसिव, देखिए जैसे है सी ईट्स, EATS ईट्स और केक, मान लीजिए वह एक केक खाती है, पीस ऑफ केक रहेगा ये। ठीक है, अब या यहाँ पर मैं चॉकलेट कर देता हूँ। ठीक है, चॉकलेट। ठीक है, तो चॉकलेट सबसे पहले तो आप इसको आगे लेकर आएंगे, जैसा मैंने बताया आपको, चॉकलेट हो जाएगा, और उसके बाद
इज, एम या आर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे आप देख लिए, वर्ब है, वर्ब सब्जेक्ट है और वर्ब में ऐसे यस लगा हुआ है, तो जान गए आप कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये जो मैंने लिखा है ना एक्टिव, ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है ये आपको पहचानने के लिए कि आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर ये चीज़ रहेगा तो उसको आप इस रूप में बनाएंगे जो ये पैसिव में बना हुआ है, देख रहे हैं ना। इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा। अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं, देखिए और भी एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। मैंने यहाँ पर आपके सामने काफ़ी एग्जाम्पल्स रखे हैं। जैसे ही लाइक्स मी, देखिए अब आप क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब में एस या एस 12 टेंस जो आपने पढ़े सिर्फ एक ही ऐसा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब में एस या एस लगाना, तो आप 1 सेकंड में पकड़ लेंगे देखते ही। अब आप क्या करेंगे, जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट ग्रुप में ऑब्जेक्ट को, मी को देखिए मैंने सब्जेक्ट ग्रुप में रख दिया यहाँ पर आई, ठीक है फ्रेंड, है कि नहीं है, देखिए आप ही ध्यान दीजिए। और इस एम आर में से कोई एक लगाना है, तो अब आई के साथ क्या लगता है, तो आपको सर ये तो एम लगता है, कोई डाउट नहीं। नॉट की ज़रूरत तब होगी अगर यहाँ डू या डज नॉट रहे तो, अदरवाइज इन अदर केसेस हमको नहीं लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म, तो भाई लाइक की थर्ड फॉर्म मैंने लाइक्ड लिख दिया, देखिए आई एम लाइक्ड। और फिर ये कह रहे हैं कि बाई का प्रयोग कर लीजिए, तो भाई मैंने बाई का प्रयोग कर दिया। और फिर ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ही को मैंने ऑब्जेक्ट बनाकर हिम कर दिया। देखिए कितना आसान और कितना मज़ेदार है पैसिव वॉइस बनाना। बस आपको ये चीज़ समझ के चलना है ना भाई, कि ये चीज़ अगर रहेगा या ये चीज़ रहेगा तो आपको इस रूप में उसको लेकर आना है, बस इतना ही आपको करना ही है। और अगर ये इस रूप में रहेगा तो इसको ऐसे करना है, जब आप ये ऐसे बदल लेंगे तो इसको भी ऐसे ही बदल ही लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी पूछ सकता है, पैसिव से एक्टिव में भी पूछ सकता है, आपको बस ये रूल समझ के चलना है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 1 मिनट, हाँ देखिए जैसे इन्होंने कहा राम सेल्स वेजिटेबल्स, यहाँ पर वर्ब में या से एस लगा हुआ है, इसको देखकर आप 1 सेकंड में समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आप क्या करेंगे, वेजिटेबल्स को आगे लेकर आएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, देखिए आप वेजिटेबल्स आगे आ गया। और इस एम आर में से कोई एक लगेगा, तो यहाँ पर सब्जियों की बात हो रही है, प्लूरल है तो आर हो गया, ठीक है। और फिर आपकी थर्ड फॉर्म तो सोल्ड हो गया, यस ये सेल की थर्ड फॉर्म हो गया सोल्ड। और फिर उसके बाद यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे तो यहाँ बाई हो गया और फिर राम हो गया, तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाई राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कितनी आसानी से हम इसकी पैसिव वॉइस बना ले रहे हैं फ्रेंड। इसी तरह आगे देखिए, आई डू नॉट लाइक हर, अब डू नॉट या डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा किसी और टेंस में तो लगते नहीं है। 12 टेंस अगर आपने पढ़ रखे हैं तो इसको आप बहुत ईजिली बना लेंगे। अब मैंने कह दिया इज एम आर वर्ब के एनजी फॉर्म, तो तुरंत आप पकड़ लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैंने कह दिया हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप जब इस चीज़ को देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ का मतलब सेंटेंस है, किस मतलब ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। अब ये डू नॉट है तो वही बात है, नेगेटिव है बस। तो आपको क्या करना है, हर को सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को दीजिए, हर का सब्जेक्ट मैंने सी बना दिया, आप उसको जानते ही हैं। और फिर इस एम आर सी के साथ इच, क्योंकि सी एक है अकेली है इस। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉट आया हुआ है तो नॉट। और फिर लाइक का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लाइक्ड हो जाएगा, और फिर बाई मी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस ये क्या है कि निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है तो भाई बस हेल्पिंग वर्ब आगे कर दिया जाएगा, बाकी और कुछ है ही नहीं। इंट्रोगेटिव भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। जैसे डू यू लव हर यहाँ पर है, तो अब डू यू लव हर वही टेंस है, देखिए डू लगा हुआ है, ठीक है, डू या डज लगा हुआ, तो जाहिर सी बात है आपने समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यू लव हर, अब इसमें क्या करना है कि अभी चूंकि इन्होंने पहले हेल्पिंग वर्ब कर दिया तो आप भी हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे, लेकिन ये देखिए कि हर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हो जाएगा। अब सी के अनुसार क्या लगेगा, तो आपको अनुसार इज लगेगा, सी के साथ एम या आर तो लगाएंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने इज लगा दिया, इज सी। और उसके बाद देखिए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो लव्ड कर दिया, लव की थर्ड फॉर्म। और फिर बाई यहाँ पर है, और फिर यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव कैसे यू ही होता है, इज सी लव्ड बाई यू। अब दे डू नॉट प्ले क्रिकेट है, देखिए उसी तरह से यहाँ पर बनाया गया है कि इस क्रिकेट को पीछे लेकर आ रहे हैं। नाउन रहेगा तो उसको एज इट इज लिख देंगे, अगर प्रोनाउन रहेगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के हिसाब जानते ही हैं, मैंने बताया आपको। तो क्रिकेट उसके बाद इज लगा देंगे, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है, फिर इज एम आर, तो क्रिकेट के साथ इज, फिर नॉट, यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर नॉट लगा दिया, फिर आपकी थर्ड फॉर्म तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, फिर बाई लगा दिया, तो यहाँ पर देखिए मैंने बाई लगाया है, इस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और फिर दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया, तो क्लियर है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई देम। तो फ्रेंड ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर कर दिया आपके सामने। अब इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप जल्दी से देख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट है, इज एम आर है, यानी कि आपको देखना है, बस इतना ही देखना है भाई। अगर आपको ये दिख गया कि हाँ सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब के एनजी फॉर्म है, तो कुछ नहीं करना है भाई, इज एम आर के साथ सिर्फ बिंग लगा देना है मेरे भाई, बिंग। और बाकी सारी प्रोसीडिंग वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है, और बाकी बाई सब वही, सब कुछ वही है, देखिए।
तो ये बस आपको मतलब जब आप कोई वाक्य देखेंगे ना, जैसे परीक्षा में ये वाला वाक्य दे दिया, तो इसमें आपको अगर पैसिव वॉइस बनाना तो पहले ये पहचानने का तरीका, मतलब आप इसको बनाने का तरीका समझिए कि सबसे पहले पहचानिए ये कौन सा टेंस है। जब आप टेंस पहचान लेंगे तो फिर मैंने स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव पैसिव आपके सामने रख दिया है, उसी के जैसे आप बना लेंगे आसानी से। जैसे देखिए अब आपने देखा कि यहाँ पर इज लगा हुआ है, इज और ये ईटिंग वर्ब के एनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिमाग में आया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर आप अगर जान रहे हैं तो पैसिव भी जानिए। बीइंग का प्रयोग होगा, BEING, कंटिन्यूअस कोई भी हो बीइंग का प्रयोग होगा। अभी पास्ट कंटिन्यूअस में भी फ्रेंड यही होगा, बस EJMR की जगह वाज या वेयर हो जाएगा। बस कितना आसान है और कितना ईजिली आप इसको कर सकते हैं। देखिए ही इज़ ईटिंग अ केक, अब यहाँ पर क्या है, एक केक को आगे लेकर आ जाइए, वही प्रक्रिया है, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग है। तो अब देखिए केक को आगे लेके आ गया, इज को इजी रहने दीजिए। इसमें देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इज एम आर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज एम आर। बस ये है कि कंटिन्यूअस में बीइंग एक नया शब्द जुड़ जाता है जो कि इंडेफिनिट में नहीं था, बस यही इस दोनों को अलग करता है। बाकी अन्य कोई अंतर है ही नहीं, कोई अंतर नहीं है। तो अब देखिए ए केक अभी जो गया, अब मैंने यहाँ पर नया वर्ड यहाँ पर जोड़ा है बीइंग, कंटिन्यूअस होने का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए ईटन हो गया, और फिर बाई यहाँ पर देखिए मैंने बाई लगाया है और ही का ऑब्जेक्टिव के हिम लगा दिया है। ठीक है, तो कितना आसान है देखिए आप ही। सी इज कॉलिंग मी, अब मैंने इसको सबसे पहले जब मेरे दिमाग में क्या आया, ये इज है वर्ब के एनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर क्या है, तो भाई ये स्ट्रक्चर है EJMR बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ठीक है भाई, मी को मैं पहले ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना लेता हूँ आई, और उसके बाद EJMR में से कोई एक लगा दूंगा तो एम, और उसके बाद यहाँ बीइंग का प्रयोग है तो बीइंग का प्रयोग कर देंगे, और फिर काल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, और फिर यहाँ बाई हो जाएगा, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, तो आई एम बीइंग कॉल्ड बाई हर। तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, दे आर नॉट एब्यूजिंग, वे तुम्हें गाली नहीं दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पर यू को आप आगे लेकर आइए, फिर आर को यूज़ करिए, फिर नॉट को यूज़ करिए, और फिर एब्यूजिंग है वर्ब के एनजी फॉर्म क्लियर कर रहे हैं इसको, तो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड बाई देम, यहाँ पर बाई और फिर देम। ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्ट्रक्चर आपको समझ के चलना है बस, और कुछ है ही नहीं। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, बाकी सारी प्रक्रिया वही है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट को आप देखिए, कोई डाउट है तो आप उसको जरूर पूछेगा। ठीक है, आप वीडियो को शेयर करिएगा, मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ थोड़ा अधिक लोग अगर देखते हैं तो हम और मतलब मनोबल बढ़ता है अपना ना। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान भाई क्या है, हैज़ या हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बस इतना ही आपको समझना है कि अगर कहीं किसी वाक्य में हैज़ या हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और पैसिव बनाते समय मेरे भाई क्या करना है, बस बीन लगा देना है, BEEN, और कुछ नहीं, सब कुछ वैसा ही करना है। और बाकी तो इसमें एक हेल्पफुल बात यह है कि ये इसमें पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यानी कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। परफेक्ट कोई भी रहे, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट, सबकी कहानी एक जैसी है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें रहेगा ही रहेगा। तो समझे आपने। अब आप देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है, सी हैज़ ब्रोकन द ग्लास, उसने ग्लास को तोड़ दिया है। अब सी हैज़ ब्रोकन द ग्लास है यहाँ पर। अब इस हैज़ देखिए, आपकी थर्ड फॉर्म देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्लियर है। अब आप इसको क्या करेंगे, ग्लास को आगे लेकर आएंगे। ये प्रक्रिया बदलने वाली नहीं है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में बदलना, बाई का प्रयोग होना, सिर्फ टेंस के बदलने पर हेल्पिंग वर्ब बदल जाती हैं। ठीक है, एडिशनल वर्ड्स जो कुछ होते हैं वो चेंज होते हैं। यहाँ पर क्या परिवर्तन है, सिर्फ बीन का प्रयोग हो रहा है, BEEN बीन, और कुछ नहीं है, सब वही सही है। सी हैज़ ब्रोकन द ग्लास, तो मैंने ग्लास को आगे लेकर आया, द ग्लास, और यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा, अनकाउंटेबल है मेरे करने का मतलब। और उसके बाद फिर बीन हो जाएगा, ये नया वर्ड है यहाँ पर देखिए, हैज़ या फिर बीन, उसके बाद की थर्ड फॉर्म, तो उसके बाद यहाँ ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई यहाँ पर, और फिर सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन बाई हर। ठीक है, आई हैव बॉट अ साड़ी, मैंने एक साड़ी खरीदी है। अब यहाँ देखिए, ए साड़ी को आगे लेकर आ गए हम, और फिर ये हैज़ हो जाएगा क्योंकि एक साड़ी है। ये आप पैसिव का स्ट्रक्चर देखते रहिए, हैज़ या हमें कोई एक, ये वर्ड ऑर्डर है, एक क्रम है रखने का वाक्य शब्दों को। फिर बीन का प्रयोग किया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, और फिर बाई मी। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ दे हैव नॉट सोल्ड द स्कूटर। अब आप सिर्फ हैव को देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखिए। तो अब इसको क्या करेंगे, हैव प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ स्कूटर को पहले आगे लेकर आइए, और फिर स्कूटर के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगेगा, तो स्कूटर सिंगुलर है तो हैज़, फिर नॉट। और मैंने जैसा कि आपको बताया था बीन का प्रयोग यहाँ होता है, तो बीन हमने लगा दिया, और सेल की थर्ड हम सोल्ड, वर्ब की थर्ड हम देख रहे हैं आप, फिर बाई, तो यहाँ बाई हो गया, और फिर दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, द स्कूटर हैज़ नॉट बीन सोल्ड बाई देम। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव पर क्या करना है आप देख ही रहे हैं।
आइए पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की कहानी ये है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी अगर साधारण वाक्य है तो, ठीक है। यानी अगर आप देख रहे हैं कि अगर एक्टिव में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, वाज या वेयर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। समझ में बात। अगर एक्टिव में इस तरह से दोनों में से कोई एक हो तो उसको पैसिव में इस तरह से कर देंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल, आई डिड नॉट प्ले हॉकी, मैंने हॉकी नहीं खेला। तो अब आप देखिए डिड नॉट लगा हुआ अब आपकी फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। डिड नॉट डिड से क्लियर हो गया पास्ट इंडेफिनिट, डिड पास्ट इंडेफिनिट के अलावा किसी और टेंस में नहीं लगता है डिड, ठीक है। तो इतने से जानने के बाद आप समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें क्या करना है, वाज या वेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो मैंने पढ़ा था वही यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट उसी किसी से मिलता जुलता है। वहाँ पर इज एम आर था, यहाँ पर वाज या वेयर हो जा रहा है बस, ठीक है। आई डिड नॉट प्ले हॉकी, तो अब यहाँ पर हॉकी को मैंने आगे कर दिया, ये तो हर जगह होना है। और हॉकी यहाँ पर सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए नॉट है, नॉट ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बस इतना ही आपको समझ के चलना है। ये स्ट्रक्चर है, ये इतना याद रहेगा तो आपको सब इजीली कर ले जाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। और फिर बाई यहाँ पर देखिए लगाना है तो बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है। देखिए आपको डाउट है तो पूछिए। जैसे यहाँ पर देखिए सी कॉल्ड मी, तो यहाँ मी को मैंने सब्जेक्ट बना दिया आई, और फिर आई के साथ वाज लगता है तो आई वाज, और फिर कॉल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, और फिर बाई और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो आपने देखा किस तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जा रहा है, यही हो रहा है बस। देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में भी वही चीज़ है। देखिए डिड है तो डिड को की जगह पर मैंने वाज या वेयर लगा रहा है, तो ये यू के अनुसार लगाऊंगा ना, क्योंकि मैं यू को सब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर सब्जेक्ट बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है यू को सब्जेक्ट बनाओ, यू के साथ वेयर लगता है तो वेयर यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, और उसके बाद फिर बाई, और फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। तो वही चीज़ है, बस इंट्रोगेटिव होने के नाते हेल्पिंग में आगे किए। दे सोल्ड द फर्नीचर, अगला है दे सोल्ड द फर्नीचर, फर्नीचर आपको आगे कर दिया, और फिर फर्नीचर के साथ वाज लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और फिर सोल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, और फिर बाई देम हो गया। देखिए लास्ट में कितना आसान है। लास्ट है पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस में भी कुछ इसी तरह से चीज़ें हैं। यहाँ पर वाज या वेयर रहता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर कहीं पर वाज या वेयर हो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो आपको समझ जाना है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ऐसे में पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय ये जो मैंने ई जमा लिखा है ये गलत लिखा है, क्या है कि मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा था ना जो ऊपर लिखा हुआ है, तो छूट गया। यहाँ वाज या वेयर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नॉट, फिर बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक। तो ये वाज या वेयर कंटिन्यूअस में भी रहेगा, मतलब एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी रहेगा। तो आपको बदलाव क्या है भाई, बदलाव बस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जा रही है और बीइंग हो जा रहा है बस। और मैंने भी आपको बताया कंटिन्यूअस कोई भी रहे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा नोटिस करना है। जैसे यहाँ पर देखिए ही वाज ईटिंग अ केक, अब आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम में ये दे दिया है तो बस आप वाज को देखिए और ईटिंग को देखिए। वाज या वेयर वर्ब के एनजी फॉर्म है, तो ये दोनों है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस है, टेंस पढ़े हैं तो। अब पहले तो आपके कोई कर दीजिए एक एक, आपके के अनुसार वाज लगेगा। स्ट्रक्चर देखिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट फिर वाज या वेयर, या मैंने इसको गलत कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सही कर रहा हूँ वाज या वेयर, तो अ केक वाज, देखिए एग्जाम्पल भी सही बनाया गया है। फिर बीइंग, तो यहाँ पर बीइंग का प्रयोग हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म, तो इट की थर्ड फॉर्म ईटन हो गया। यहाँ पर ईटिंग है, इसकी थर्ड फॉर्म मैंने ईटन कर दिया, और फिर बाई है तो बाई हो गया, फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। याद रखिएगा ये इजमा मैंने बार बार बोला यहाँ पर नहीं रहेगा, ये पास्ट है। देखिए और समझ लीजिए, सी वाज कॉलिंग में, वाज देखिए आपके एनजी फॉर्म देखिए, वाज और आपके एनजी फॉर्म, दो चीज़ सही क्लियर है कि ये जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक। मी को पहले ऑब्जेक्ट बनाइए और सब्जेक्ट बनाइए आई के साथ क्या लगता है वाई, वाज। देखिए मी को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो आई, और आई के साथ लगता है वाज, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था। फिर बिंग, यहाँ देखिए बिंग है ना, तो बिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो काल की थर्ड फॉर्म काल्ड, और फिर यहाँ पर बाई तो बाई, और सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो सी का हर, ठीक है। तो आई वाज बिंग कॉल्ड बाई हर, तो ये आपको क्लियर हो गया। दे वे आर नॉट एब्यूजिंग यू, वे तुम्हें गाली नहीं दे रहे थे। दे वे आर नॉट एब्यूजिंग यू, तो यू आगे लेकर आ जाएंगे यू, और फिर वाज या वेयर तो वेयर हो जाएगा क्योंकि यू है प्लूरल। फिर उसके बाद नॉट, ये मैं कहाँ से बना रहा हूँ बार बार, ये स्ट्रक्चर है जो इसी से, मैं इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा। यू वेयर, और उसके बाद नॉट, नॉट है तो नॉट रहने दीजिए, बिंग लगाइए, एब्यूज्ड लगाइए, थर्ड फॉर्म बाई देम, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट मतलब हो गया है। पास्ट परफेक्ट पर आ जाइए थोड़ा सा। पास्ट परफेक्ट में हैड रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस बनाते समय क्या होगा कि
हैड के साथ बीन लग जाएगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म। आपको इतना ही भाई बस समझना है यार। देखो हैड है वो आपकी थर्ड फॉर्म है, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या जाएगा, हैड बीन प्लस आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बस। और कुछ नहीं समझना है, सब समझ चुके हैं आप। एक ही चीज़ को मैं 12 बार बता चुका हूँ, 10 बार बता चुका हूँ। सी हैड ब्रोकन द ग्लास, अब ग्लास को आगे लेकर आ रहा हूँ, क्या नई चीज़ तो है नहीं। अब यहाँ पर हैड ब्रोकन है तो हैड बिन लगा दूंगा, यहाँ पर हैड बिन है ना फ्रेंड, तो हैड बिन हो गया ब्रोकन आपकी थर्ड फॉर्म, तो ब्रोकन हो गया। और बाई और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। देखिए सी का ऑब्जेक्टिव केस मैंने यहाँ पर हर लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए, आई हैड बॉट अ साड़ी, मैंने एक साड़ी खरीदी है, अ साड़ी आगे लेकर आना चाहिए, और फिर हैड, और फिर यहाँ पर बीन लग जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए, हैड बीन। जब आप देखेंगे ना ये, जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि हाँ हैड है वो आपकी थर्ड फॉर्म है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट है तो बीन लगा दीजिएगा, हैड नॉट के साथ बीन लगा दीजिएगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म तो पहले से ही है, ठीक है। तो यहाँ स्कूटर को आगे लेकर आया हूँ, हैड है, नॉट है, बीन है, और सोल्ड है वो आपकी थर्ड फॉर्म, बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव दे बना दिया, देम बना दिया। तो ये यहाँ पर आपका इतना टेंस मतलब जो ये एक्टिव पैसिव लगभग खत्म हो गया। इसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो बस इन्होंने हेल्पिंग को आगे कर देना है और कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना है। तो फिलहाल ये टेंस ये एक्टिव पैसिव मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और अगर आप अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा इंग्लिश के इंपॉर्टेंट कंटेंट जो प्रोवाइड आपको किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट लेसन के साथ। एक ही वीडियो में उसको भी कवर करेंगे, अभी एक्टिव पैसिव का जो छूट गया उसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।